नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, और इसमें हम जाति एवं लिंग संबंधी विषमता या असमानता का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैंने मेरे पिछले 2 वीडियो में आपको इसी टॉपिक्स के जिन पॉइंट्स पे चर्चा की है वह है समानता का अर्थ, असमानता की अवधारणा, असमानता या विषमता की विशेषताएं, जाति संबंधी असमानता, और आज हम चर्चा करेंगे लिंग संबंधी असमानता के बारे में। लिंग संबंधी असमानता इनइक्वालिटी रिलेटेड टू जेंडर। लैंगिक विषमता का अर्थ लिंग के आधार पर महिलाओं पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, बहिष्कार या बंधन लगाने से है, जिसका प्रभाव या उद्देश्य चाहे उसका वैवाहिक स्तर जैसा भी हो, स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमज़ोर करना या निष्प्रभावी बनाना हो, और महिलाओं को उनके मानवाधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रताओं के उपभोग या इस्तेमाल से वंचित करना हो। समाज में लैंगिक विषमता के 2 आधार हैं, जैविकीय, पहला तो है जैविकीय और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक। ये दोनों ही आधार लैंगिक विषमता को अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। इसकी सैद्धांतिक व्याख्या करने से पूर्व लिंग यानी कि जेंडर किसे कहा जाता है उसे समझना होगा। सामान्य भाषा में लिंग का अर्थ व्यक्ति की श्रेणियों से है। जीव विज्ञान के संदर्भ में लिंग का अर्थ शरीर रचना संबंधी विभेदों से है, जो कि स्त्री तथा पुरुष के मध्य पाए जाते हैं। हमारा लिंग और व्यापक रूप में हमारी जैविक संरचना जीन्स का परिणाम है। स्त्री तथा पुरुष के व्यवहार में विभेद क्या लिंग का परिणाम है? इस विषय पर मत भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वान स्त्री तथा पुरुष के बीच पाए जाने वाले व्यवहार विभेद, जो कि किसी रूप में सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं, जीव विज्ञान के कारण मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे सांस्कृतिक कारण से मानते हैं। कुछ संस्कृतियों में स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शांत प्रकृति की हों। स्त्री एवं पुरुष के बीच पाए जाने वाले श्रम विभाजन को कुछ लोग उनमें पाए जाने वाले विभेद के कारण मानते हैं। स्त्री तथा पुरुष की भूमिका विभेद के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं दी गई हैं। उन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों एवं लिंगीय विषमता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की हम यहाँ विवेचना करेंगे। सबसे पहले प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्त्री द्वारा किए जाने वाले कार्य कम गतिशीलता तथा घर पर अधिक रहने के कारण स्त्री को गृह कार्य ही सौंपे गए, जबकि पुरुष ने अपनी अधिक शारीरिक शक्ति के कारण आखेट एवं कृषि संबंधी कार्यों को ग्रहण किया तथा समाज में शक्ति प्राप्त कर ली, जो अब तक बनी हुई है। समाज में आज भी यह धारणा प्रचलित है कि पुरुष को घर के बाहर के कार्य करने चाहिए, जबकि स्त्री का कार्यक्षेत्र घर है। वह रसोई, चक्की का कार्य करे, क्योंकि उसे बच्चे को जन्म देने एवं उसके लालन पालन का कार्य करना है। समाज में पुरुषों की भूमिका को अधिक महत्व और शक्ति प्रदान की गई। लेवी स्ट्रॉस स्त्रियों की भूमिकाओं के बारे में यह मानते हैं कि समाज की रचना की प्रक्रिया के दौरान स्त्री ने अधीनता की स्थिति ग्रहण की। उनके अनुसार संस्कृति का विकास स्त्री पुरुषों के विनिमय से प्रारंभ हुआ, जिसके द्वारा पारिवारिक बंधन मजबूत हुए और समाज का निर्माण हुआ। मानसिक गुणों एवं प्राणीशास्त्रीय कारकों या लिंग में क्या संबंध है, इसे ज्ञात करने के लिए मार्गरेट मीड ने 3 भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियों अरापेश, मंडगुमेर एवं टनाम्बुली का अध्ययन किया। उसके अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि यौन भेद के संदर्भ में जैविक तथ्यों के आधार पर स्त्री पुरुष की सामाजिक भिन्नता दर्शाना अनुपयुक्त है। मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य।
मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि किसी भी मानव समाज में स्त्री और पुरुषों के मध्य भूमिकाओं के असमान वितरण के लिए संस्कृति ही मुख्य रूप से उत्तरदायी रही है। फ्रायड कहता है कि स्त्री पुरुषों में यौन भेद ही उनकी सामाजिक भूमिकाओं के भेद के लिए उत्तरदायी हैं। फ्रायड की स्त्रीवाद के बारे में संपूर्ण समझ व विश्लेषण स्त्री पुरुषों के यौनिक भेद पर निर्भर है। फ्रायड का मत है कि स्त्री में बचपन से ही पुरुष की तुलना में यौनिक दृष्टि से हीन भावना जन्म लेने लगती है और उसमें पाए जाने वाले स्त्रियोचित गुण, रुचियाँ, भावनाएं, मनोवृत्तियाँ और इच्छाएं किसी न किसी रूप में उसके असंतोष तथा क्षतिपूर्ति संबंधी विचार को व्यक्त करती है। फ्रायड ने स्त्री और पुरुष को दो ध्रुव न मानकर उन्हें समान माना। इस प्रकार से उसका सिद्धांत लैंगिकता पर आधारित है, प्रेम पर नहीं। मार्क्स के मित्र एंजल्स ने मानवशास्त्री मॉर्गन के उद्विकास को ग्रहण किया तथा उसके व्यक्तिगत संपत्ति, एक विवाह, पितृसत्तात्मक परिवार एवं राज्य के बारे में उद्विकास सिद्धांत को लागू किया। इसी दौरान उसने स्त्री के पुरुष के अधीन होने का विश्लेषण भी किया। एंजल्स का मुख्य जोर इस विचार का विरोध करना था कि स्त्री को ईश्वर ने कमज़ोर बनाया है। एंजल्स ने इतिहास के उदाहरणों द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया कि प्रारंभ में स्त्री समाज की एक स्वतंत्र एवं उत्पादन में समान रूप से भागीदार सदस्य थी और आगे चल के वह पुरुष के अधीन व पुरुष पर निर्भर पत्नी बन गई। विभिन्न सिद्धांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्री की भूमिका की व्याख्या किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, वरन इन सभी सिद्धांतों के सामूहिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्री की पुरुष की तुलना में निम्न परिस्थिति के लिए एकाधिक कारक उत्तरदायी रहे हैं। मात्र किसी एक ही कारक को स्त्री की पुरुष से निम्नता एवं अधीनता के लिए उत्तरदायी मानना एक प्रकार का निर्धारणवाद होगा, जो कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से स्वीकार नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में विषमता, इनइक्वालिटी इन सोशल फील्ड। भारत में सामाजिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच निम्न क्षेत्रों में विभेदीकरण देखा जा सकता है। परिवार में माता की परिस्थिति की तुलना में पिता की परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। पुत्री की तुलना में पुत्र को, पत्नी की तुलना में पति को अधिक सम्मान व महत्व की दृष्टि से देखा जाता है। घर पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। शिक्षा, भारत में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष व महिलाओं के बीच विभेदीकरण बरता जाता है। पुरुष की शिक्षा दीक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अधिकांश लोग शिक्षा को चूंकि नौकरी प्राप्त करने का साधन मात्र समझते हैं, अतः वे लड़की के शिक्षा प्राप्त करने को सामाजिक दृष्टि से हेय समझते हैं। विवाह के क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। पति के चयन में कन्या की इच्छा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। विवाह विच्छेद के अधिकार भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक है। कई समाजों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। जाति प्रथा में यज्ञ, हवन, अनुष्ठान एवं जनेऊ धारण करने के अधिकार पुरुषों को रहे हैं, स्त्रियों को नहीं। युद्ध में भाग लेने, देश एवं विदेश में व्यापार करने का अधिकार पुरुषों को ही था। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र तो सदैव घर ही रहा है। नातेदारी के क्षेत्र में भी पुरुषों के कार्य स्त्रियों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को आजकल समाज की स्थिति के विकास के एक निर्धारक के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि महिलाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती हैं। वे समस्त पारिवारिक दायित्वों का बोझ स्वयं उठाकर पुरुषों को केवल आर्थिक क्रियाएं संपादित करने का पूरा समय व अवसर प्रदान करती हैं, अथवा स्वयं भी पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के साथ साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होती हैं। यही नहीं, पिछले दशक में महिलाओं की क्रियाओं से संबंधित नए आयाम उभरकर सामने आए हैं। संपत्ति के संबंध में आर्थिक विषमता। संपत्ति के अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। यद्यपि कानूनी तौर पर आज महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त है, तथापि वे आर्थिक दृष्टि से अपने जीवन के सभी कालों में पुरुषों की दया पर ही आश्रित रही हैं। संपत्ति के अधिकार में भी विरासत से प्राप्त संपत्ति, वैवाहिक संपत्ति अथवा स्वयं अर्जित संपत्ति पर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। आधुनिक ही नहीं वरन आदिम समाजों में भी लिंग के आधार पर विषमता पाई जाती है। वहाँ श्रम विभाजन, आयु, लिंग,
या विशेषज्ञता के आधार पर देखने को मिलता है। पुरुष शिकार करने जंगलों में जाते हैं और स्त्रियां घर की देखभाल, बच्चों का लालन पालन, जंगलों में कंदमूल, फल फूल, साग पात आदि के संचय का कार्य करती हैं। एस्किमो, अंडमानी एवं अरूटा जनजाति में ऐसा ही देखने को मिलता है। आदिम समाजों में पुरुष ही शिकार का अगुवा एवं युद्ध का नेतृत्व करने का कार्य करते हैं। पितृसत्तात्मक समाजों में पिता से पुत्र को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, जबकि मातृसत्तात्मक समाज में मामा की संपत्ति का अधिकारी भांजा होता है। इस प्रकार में लिंगी विषमता के आर्थिक स्वरूपों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व एवं अधिकार दिए जाते हैं। राजनीतिक विषमता। स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति इस बात से जानी जाती है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और उसमें भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी समानता और आज़ादी प्राप्त है और इस संदर्भ में उनके योग को समाज कितना महत्व देता है। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जाति एवं लिंग संबंधी विषमता। आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।